हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। अब आप लोग सभी सब्जेक्ट तैयार कर लिए होंगे और सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे रिवाइज करें आईआईटी कंपटीशंस के लिए या नीट के कंपटीशंस के लिए, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो रिवीजन टेक्निक ऑर्गेनिक में कैसे करेंगे, किस मेथड से एक एक करके आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिले। इस वीडियो में हम इस चीज को का डिस्कशन करेंगे। मैं गिरजेश दुबे आपसे बताया ही था, मैं 12 साल विजिलेंस कोटा में हेड रहा। मैंने एक बुक लिखी है इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो MTG पब्लिश करती है। मैंने आईआईटी से अपना रिसर्च वर्क किया है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मतलब किस किस पार्ट को रिवाइज करना है और किस पार्ट को नहीं रिवाइज करना है, इस चीज का डिस्कशन लेकर के हम आपके सामने आए हैं। एग्जाम पास आ रहा है तो कम से कम किन किन कंसेप्ट पे आपको जरूर ध्यान देना है, हम उसकी बात आज कर रहे हैं आपसे इस वीडियो में। तो हमारा पॉइंट है रिवीजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन पॉइंट्स ये है बेटा कि क्या चाहिए, व्हाट इज नीडेड एंड what is not needed। इनके पॉइंट्स अगर आप जान जाएं तो कंफर्म है कि नीट और जेईई मेंस में मैक्सिमम मार्क्स आपको ऑर्गेनिक पार्ट से मिलेंगे। तो स्टेप वाइज किस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, हम स्टेप वाइज इसको बता रहे हैं इस वीडियो में। इन सबके एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट हमारे पास हैं। जिनको जरूरत हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कांटेक्ट करके उसको मंगा सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं उन पार्ट्स को। तो पहला पॉइंट बेटा, अगर हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हम लोग देखते हैं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, orbitals used in given carbon-carbon bonds। थर्ड कम से कम हमको क्या जानना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। फोर्थ हमें क्या जानना चाहिए, टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स इन एल्केन। फिफ्थ, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन alkane and sixth, type of replaceable hydrogen atoms in alkane। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम इतनी चीजें हमें जरूर जानना चाहिए
along with degree of unsaturation and डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, साथ साथ एरोमेटिसिटी कैसे बताओगे, एरोमेटिसिटी के बारे में कि कंपाउंड एरोमेटिक है या कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, इन चीजों के बारे में बेसिक आइडिया जरूर जानना चाहिए। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर है, इसका कॉमन नेम है बेटा विनाइल एसिटाइलिन। क्या इसका नाम है? विनाइल एसिटाइलिन। एक उदाहरण बता रहा हूं कि अगर ये स्ट्रक्चर है और पूछ दिया जाए कि ये कार्बन और एक कार्बन बॉन्ड अगर हम नंबर दे दें 1 2 3 4, तो C2C3 बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? तो पहला काम करने का न पूछा है तो इस स्ट्रक्चर को पूरा खोल दो, इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर दो। और हम बताए थे कि डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। हर कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड गिनो और कार्बन के हाइड्राइड स्टेट को बता सकते हो। इस कार्बन के चारों ओर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, ईच सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन sp2, यहां भी 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन sp2, यहां 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक यहां और एक यहां, तो कार्बन sp, यहां भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कार्बन है sp हाइड्राइड स्टेट में। तो हमें पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो अगर कोई पूछे कि C2C3 कार्बन कार्बन बॉन्ड किन ऑर्बिटल से बना हुआ है, which orbitals are used in formation of C2C3 कार्बन कार्बन bonds, so we can say that it is sp2 of C2 with sp of C3। और इस आधार पर हम बता सकते हैं, देखो हाइड्राइड स्टेट ऑफ कार्बन को हम बता सकते हैं, कौन ऑर्बिटल्स है गिवन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनाने बता सकते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड्स बता सकते हैं। ये इंफॉर्मेशंस इस तरह से एक एक कंसेप्ट आप डेवलप करते हुए बाकी जो चीजें हैं इनको भी हम अभी एक एक उदाहरण से बता रहे हैं, आप खुद को स्ट्रांग बनाइए। है नहीं कुछ बड़ा बेसिक चीजें हैं जिनका एप्लीकेशन पूछ दिया जाता है और बच्चा वहां कंफ्यूज कर जाता है। नीट में अक्सर पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चंस, कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है या कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है गिवन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को बनाने में। अब इसी में अगर हम दूसरा कंसेप्ट अगर डिस्कस करें, जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH3 CH2 and CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन, और कोई ये पूछे कि इस स्ट्रक्चर में कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन में देखो बेटा हर कार्बन sp3 में है क्योंकि हर कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि किस एल्केन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसी कार्बन पर कितने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम इन केस ऑफ एल्केन हम वी कैन टेल अबाउट हाइड्राइड स्टेट ऑफ वी कैन टेल अबाउट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। देखो इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन का मतलब ये प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन। अगर किसी कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन,
ये हुआ सेकेंडरी कार्बन। अगर किसी कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन, ये हुआ टर्सरी कार्बन। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? एल्केन के केस में। तो और किसी कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, माने कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 कार्बन एटम, देन दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम विल बी क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब इस स्ट्रक्चर में टाइप ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 तरह का कार्बन एटम है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन अब टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड क्या हुआ? देखो कार्बन कार्बन का मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन किस तरह के कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इधर से शुरू करें 1 2 3 4 तो हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्या बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन 2-methyl butane, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन दिस स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने तरह के हैं इसमें? हम कह सकते हैं 3 टाइप्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये क्या है? नंबर है। यूपीएससी नेमिंग में ऐसे नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। बोलो तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन 2-methyl, क्या स्ट्रक्चर? 2-methyl butane। सब आपको पता है बेटा, हम आईयूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर है, आपको बताया जाए कि पूछा जाए कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसमें 3 तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। इससे कोई चलते जाओ, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, फिर ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। पहला 1 डिग्री 2 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, सॉरी पहला 1 डिग्री 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। ये 2 बार 2 डिग्री आ रहा है इसको देखने से, बट ये नंबर 2 है, कार्बन क्या है? 3 डिग्री। बोलो इंडिकेट कर दो टाइप को, तभी आप कर सकते हो इसको, ऐसे छोड़ दो। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, सीक्वेंस वाइज बढ़ते चले जाओ। 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 3 डिग्री है। मैंने पहला वाला ना कुछ मिला है, कोई भी एल्केन दिया हो, कुछ ना समझ में आवे बेटा तो कुछ मत करो। किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में एक ऑक्सीजन लगा लो और देखो, हर कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगा करके देखो कितने तरह के डिफरेंट ईथर के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। जितने डिफरेंट ईथर मिलेंगे उतने ही तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स उसमें होंगे। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये खूब पढ़ा है आपने। मैं आपको बता रहा हूं कि शॉर्ट में अगर रिवाइज करना और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, तो बस याद कर बेटा कि हाइड्रोकार्बन के केस में अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ pi bonds एंड रिंग। कहीं भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ pi bonds और रिंग करो। अगर ये स्ट्रक्चर है, इस हाइड्रोकार्बन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 3। बोलो तो हमको निकालने देखने से मतलब रिवाइज करना है हमको। अब पीछे आप कैसे निकालते हो हाइड्रोकार्बन का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये आपको पता है। रिवाइज करने के लिए शॉर्ट में बना लो कि या मैं बता रहा हूं, बनाओ या मत बनाओ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एरोमेटिसिटी कैसे डिटरमिन करोगे, इसका आइडिया 3 रूल है। एग्जाम्पल्स आपके पास है, हर तरह के एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, और वो तीनों रूल क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए? फर्स्ट, it must be cyclic. Second, molecule as a whole should be planar.
एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एरोमेटिक के लिए, और वो है इट मस्ट follows Hucker's rule, माने 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों चीजों के बारे में आपको आइडिया है। डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ना कुछ मिले तो आप एरोमेटिसिटी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे एडुजिन इनहेरेंट एक्सेलेंस के वीडियो में भी खोजोगे तो ये सब आपको डिटेल में मिल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, हम ये जितनी बातें कर रहे हैं सब हमारे वीडियोज में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब दिया हुआ है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आप खोलिए, एक एक करके चीजों को रिवाइज करिए। स्टार्ट में आप पढ़े हुए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिवाइज, मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक इंफॉर्मेशन में कम से कम आपको क्या जानना है, ये इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है। इतनी चीजों के बारे में आपको जरूर जानना है। और एल्केन में कम से कम टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड और टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये तो जानना ही जानना है। ठीक है बेटा। अब ये था आपका पहला बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या चाहिए। सेकंड, अब हम लोग को स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में किस किस चीज की जरूरत होगी। दूसरा कंसेप्ट, ये मान लो ए था, अब बी। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ए आपने समझा, बी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हम लोगों को हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है, ये जानना ही जानना है। हाइड्रोजिनेशन, इस पर कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके मोनोपोलर स्ट्रक्चर कितने बनेंगे ये भी जानो। मोनोपोलर स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन मिनिमम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, इसी का पूछा ही जाता है ऑफ ए गिवन हाइड्रोकार्बन। तीसरा पॉइंट जो आपको जानना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का, जब ये और ये का पता चल जाए तो मेन स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ unsaturated hydrocarbon। जैसे ये सब कंसेप्ट कितना हाइड्रोजन ऐड होगा हाइड्रोकार्बन पे, जनरल फार्मूला पे भी डिपेंड्स करता है। आप देखिए, जानने की कोशिश करिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये हर चीजें हमारे वीडियोज में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप टॉपिक डालो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन और इनके बारे में आइडिया लग जाएगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का। एक सिंपल सवाल को डिस्कस कर रहे हैं इसमें, इन चीजों को देखते हुए कि मान लो कोई हाइड्रोकार्बन ए है, माइक्रो फॉर्मूला दे दे रहा हूं C5H10, दिस इज द माइक्रो फॉर्मूला। इट एड्स 2 moles ऑफ H2, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन ऐड करता है सैचुरेटेड होने के लिए। कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो ये जनरल फॉर्म या तो एल्काइन है या एल्काडाइन है, ये हमें नहीं पता क्योंकि हम स्ट्रक्चर डिटरमिन कर रहे हैं। साथ साथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहा है ए टू गिव बी एंड बी गिव्स
4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स का ही पता चल गया 4, बी गिव्स 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। अब इससे भी आइडिया लग जाएगा, C5H10 माने 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज C5H8, दिस C5H8 adds 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेगा क्या बन जाएगा C5H10, C5H10। तो C5H10 का कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे? अगर इनके आइसोमर्स का पता हो तो आप 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसमें है आप बता सकते हो। ये सब बताया गया है, तो ये नहीं कह रहा हूं बताया गया है, मैं फिर कह रहा हूं आप मेरा वीडियो देखो या मत देखो, मैं तो ये बता रहा हूं कि कम से कम ऐसे कंसेप्ट दिमाग में आपके जरूर होने चाहिए। देख ये लिखा है, इसका ओजोसिस कराएं और जिंक वाटर के साथ क्लीवेज कराएं, तो ये दे रहा है फॉर्मल्डिहाइड 2 प्लस 2 कीटो प्रोपेनल। अब देखो बेटा, हाइड्रोजनेशन हो गया, मोनोक्लोरो हो गया, ओजोसिस हो गया, इसी से ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तीनों कंसेप्ट इस क्वेश्चन में है, इनका आइडिया है तो हम स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लेंगे। यहां से ये आइडिया चल रहा है C5H12 के तीनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग सोचेंगे, तो उनमें से डिसाइड करेंगे कि वो कौन है जिसमें 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ओजोसिस प्रोडक्ट दे दिया तो C5H8 अपने आप बन गया। 2 कीटो प्रोपेनल का मतलब CH3CO CHO, 2 फॉर्मल्डिहाइड। ओजोसिस का पता है कि कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड बनाना होता है, तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा इस तरह से। ये हाइड्रोकार्बन C5H8 बन गया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा, तो जो एल्केन बनेगा वो 2-मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, और 2-मिथाइल ब्यूटेन में 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। एक फ्लोरीन यहां या यहां रखो, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। प्राइमरी 3 है, बट ये दोनों प्राइमरी 1 है, ये प्राइमरी अलग है। क्लोरीन लगा करके देख लो, अगर यहां क्लोरीन करते तो इसका नाम होता 1-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, अगर यहां क्लोरीन करते तो 1-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन। माने ये दोनों प्राइमरी 1 है और ये प्राइमरी अलग है, माने इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 4 तरह के हैं। 2 तरह का प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी है, तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इसके बनेंगे। तो दूसरा कंसेप्ट हमारा स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन का ये है। थर्ड, जो कम से कम हमको जरूर जानना चाहिए, थर्ड पार्ट, और वो होता है हम लोगों का प्रैक्टिकल POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम हम लोगों को जानना चाहिए हाउ टू डिस्टिंग्विश, ये जानना चाहिए बेटा, हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, सेकंड एल्कोहल्स, थर्ड एल्कोहल एंड फिनॉल, फोर्थ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फिफ्थ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, यहां एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे।
6 एमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें। क्वेश्चन आया था बेटा एक बार, मॉलिक्यूलर फार्मूला था C7H8O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उसमें ये बताना था कि इनके स्ट्रक्चर दिए गए थे। एक बेंजाइल अल्कोहल था और दूसरा था पैराप्रिशॉल, इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। देखो ये अल्कोहल है, sp3 का OH और ये sp2 का OH है। ये याद करना कि sp3OH एंड sp2OH आर फंक्शनल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर हो गए? ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। sp3OH और sp2OH विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। आप पढ़े हैं ल्यूकास टेस्ट, ये देगा, ये नहीं देगा। इसके बाद FeCl3 का टेस्ट, ये नहीं देगा, ये देगा। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। क्लियर? तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी अच्छी तरह से पूरा यूनिट आपको, आप अगर हमारे वीडियो में POC डालेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सब चैप्टर, सब ग्रुप के बारे में along with एग्जांपल्स दिया रहेगा। कार्बोनिक कंपाउंड में एक स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इससे रिलेटेड जो सवाल सामने इसको भी देखिएगा। कहां होता है? उन कंपाउंड में जहां कम से कम ये ग्रुप या ये ग्रुप हो, वहां आयोडोफॉर्म टेस्ट जरूर होता है। प्रेजेंस ऑफ CH3CHOH या CH3CO ग्रुप, वहां हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट जरूर करते हैं। अब फोर्थ, देखना शॉर्ट में इतनी चीजें तो जरूर चाहिए आपको। डी IUPAC से कम क्या चाहिए? IUPAC नेमिंग से। अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो सबसे जरूरी है इनमें जानना साइक्लिक कंपाउंड्स का IUPAC में। जैसे अगर साइकिल में फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम हो गया क्या? साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग आपको जरूर जानना है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ये दो कंपाउंड्स का नेमिंग जरूर अपने दिमाग में रखना है। डिफरेंशिएट देखना है, डिफरेंशिएट करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग में ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम पैरेंट चेन में जोड़ लेंगे, जिससे ब्यूटेनोइक एसिड। और साथ साथ ये भी जानना है, अगर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लगातार दिए गए हैं तो ये ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट होगा, लॉन्गेस्ट चेन में नहीं गिने जाएंगे। इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आईयूपीएसी में साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग जानना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग को देख लो, बाकी जो भी नेमिंग आता है सिस्टमेटिकली अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी आर्डर को लेते हुए आप लिखते चले जाओ। उसके अलावा कोई सवाल आईयूपीएसी से नहीं आता। अक्सर तो मैंने देखा है कि आईयूपीएसी से 2-4 साल में एक आध सवाल कभी आ जाता है आईआईटी जेईई में या नेट में। ज्यादातर नेट में हम यहाँ सीएन करते हुए हमने स्ट्रक्चर देखा है। अगर यहाँ साइनाइड होता, सीएन होता इस स्ट्रक्चर में, तो सीएन को कहते हैं कार्बो नाइट्राइड। तो इस हिसाब से हम प्रोपेन 1, 2, 3 कार्बो नाइट्राइड ये नाम दे देंगे। ये आप देखिए, कम से कम आईयूपीएसी पे जब ध्यान दीजिए तो इतनी चीजों को आप अपने दिमाग में जरूर रखे रहिए। देन हम आइसोमर्स की बात करें। आइसोमर्स में बेटा दो तरह का पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर में बार बार ध्यान दीजिए, टार्टोमर से सवाल आते हैं और टार्टोमर में इनालिक कंटेंट कैसे बढ़ेगा, इनालिक कंटेंट का परसेंटेज कैसे बढ़ता है, या इनालिक कंटेंट एग्जिस्टेंस कहां से शुरू होता है। अगर आपके कंपाउंड में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो इनालिक कंटेंट का एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में इनालिक कंटेंट क्यों ज्यादा होता है, तो ये आपको जानना चाहिए क्योंकि जो इसका इनालिक फॉर्म है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज रेजोनेंस। ऐसे कंपाउंड का इनालिक कंटेंट दिस इज एसिटाइल एसीटोन, और यहां पाया गया इनालिक कंटेंट रफली अराउंड 76%, और मैक्सिमम इनॉल जो फिनॉल है वहां देखा गया है फिनॉल इज ऑलमोस्ट 100% इनॉल। तो इनालिक कंटेंट वाले क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा। टार्टोमर्स में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैं ये बताना चाह रहा हूं। अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स में आपको रिवाइज करने के लिए जियोमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है एंड कन्फॉर्म मेसिनल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप पढ़ते हैं बेटा सिस्टम्स sin anti and EZ. This is for NEET. NEET में ये सवाल EZ का भी आता है, sin anti भी NEET का है। मेंस में ज्यादातर जेईई में सिस्टम्स की बात हुई।
सिन एंटी कहां होता है? जहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड हो या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड हो, वहां सिन एंटी। और इजेड कन्फिग्रेशन में कम से कम जिन दो कार्बन दो एटम्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स होता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड कहां कहां होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ साइक्लोएल्केन। उन जगहों पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड के साथ साथ ये जो एटम है जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हो। इस कार्बन के दोनों ग्रुप ए नहीं होने चाहिए, या इस कार्बन के दोनों ग्रुप ए या बी नहीं होने चाहिए। एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है। अगर इसी तरह से इजेड के केस में ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो, इजेड की बात करते हैं। इजेड में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। वो एटम जो रिस्पॉन्सिबल है दूसरे एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स बनाने के लिए, उस एटम से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें कौन सीनियर है। और इजेड का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर प्रेफरेबली ग्रुप वगैरह जुड़ा हुआ है, आई बी आर सी एल एस एच फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में थोड़ा आइडिया है जो जानना चाहिए आपको। क्लियर? ज्योमेट्रिकल के बाद अगर आप इसमें ज्योमेट्रिकल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी सिस और ट्रांस का जरूर देखना। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं और हर कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट का नेचर सिमिलर है, सिमिलर मतलब एक तरह का है, तो ऐसे केस में सिस का डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा ट्रांस से, लेकिन मेल्टिंग और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस आइसोमर विल बी ऑलवेज देन सिस। लेकिन डबली बॉन्डेड कार्बन से हर कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उनमें उन ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट अगर अपोजिट है तो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रांस की ज्यादा होगी सिस से। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल में मेनली आपको देखना है इसमें आरएस फॉर्मेट और बाकी ऑप्टिकल रिजोल्यूशन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों में ये जरूर पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, बाय नोइंग स्टीरियो सेंटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का। अगर स्टीरियो सेंटर्स पता हो तो आप कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल isomers. Again, all these points I have already discussed if you go through stereoisomers in our video. ये isomers in video, इसमें स्टीरियो के पार्ट में ये हर चीज की डिटेल दी गई है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, रोटेशन कहां होता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स उन स्ट्रक्चर में जहां तीन लगातार सिग्मा बॉन्ड हो वहां कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है। आपके कोर्स में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर
इथेन और ब्यूटेन का है, मेल्स और निट में। एक चीज और ध्यान देना है कि अगर हम ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स करते हैं तो ब्यूटेन में दो स्टैगर्ड फॉर्म मिलते हैं, एक होता है एंटी और दूसरा होता है गॉस फॉर्म। एल्केन में गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, सॉरी, एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर आवे जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में जो इस तरह से हो, जहां जी ऐसा ग्रुप हो जो इस OH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। जी ऐसा ग्रुप हो कोई जो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना गए, ऐसे केस में सिर्फ गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। अदरवाइज एल्केन के केस में एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। हायर एल्केन्स लाइक ब्यूटेन स्टैगर्ड फॉर्म दो होता है, गॉस और एंटी। गॉस और एंटी में एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह का CH2OH CH2G और G ऐसा हो, वो ग्रुप हो जो इस OH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो, देन we can say that gauge form will be more stable than anti form due to intramolecular hydrogen bonding। ये आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर आपको पूछा जाए तो ये है इंफॉर्मेशन कम से कम पढ़ने के लिए अबाउट आइसोमर्स। अब आइसोमर्स के बाद हम लोग बात करेंगे GOC पार्ट का। GOC को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हुए हैं। एक फर्स्ट GOC 1 में हम इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान देना बेटा, प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर दिमाग में होना चाहिए। सब दिया हुआ है डिटेल वीडियो में। इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, मीसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पॉइंट्स मेनली GOC 1 में डिस्कस हुआ है। अगर हम GOC 2 की बात करें तो GOC 2 में डिस्कस किए हैं हम, या जानना चाहिए कम से कम इनका ऑर्डर तो जरूर जानना चाहिए इन दोनों का, प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम। इन्हीं के आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्टिविटी ऑर्डर में डिटरमिन करते हैं और ओरिएंटेशन ऑफ कमिंग ग्रुप भी डिसाइड होता है। बेंजीन रिंग से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ये भी डिटरमिन करता है कि कौन सा इफेक्ट का ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। देन हम लोग GOC 2 की बात करें तो GOC 2 में मेन होता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें आर्थो इफेक्ट जरूर पढ़ना, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के केस में। देन बेसिक स्ट्रेंथ, ये ध्यान देना है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन पर मेनली, अदरवाइज तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादातर इसमें जेई मेंस और नीट में पूछा गया है। 213 if R is methyl and 231 if R is ethyl। CTH5 when secondary is greater than primary is greater than tertiary, if R is methyl, secondary is greater than tertiary is greater than primary if R is ethyl। ये ज्यादातर पूछा गया है। लेकिन अगर तुम्हारा ये प्रोटिक सॉल्वेंट की बात होती है, लेकिन अगर सॉल्वेंट तुम्हारा ये वेपर स्टेट हो या नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो
तब तो आपका ऑर्डर 3, 2, 1 है। तब वेपर फेज में बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, अदरवाइज अगर 2 degree angle is more basic than 1 degree angle is more basic than 3 degree angle, if R of angle is methyl, 2 degree greater than 3 degree greater than 1 degree angle, if R of angle is ethyl, और मैं ये बता रहा था खाविया स्टेट ऑफ नाइट्रोजन में sp3 nitrogen is more basic than sp2 localized nitrogen. It is more basic than sp2 delocalized nitrogen. It is more basic than sp nitrogen. ये पहचानना है आपको, लोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड या sp3 नाइट्रोजन है या sp नाइट्रोजन है, बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, साथ साथ चलो GC2 में पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ, तीसरा बॉन्ड क्लीवेज, जो आपको बताएगा कि फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बेनायन, ये 3 इंटरमीडिएट्स हैं। इनमें अंतर क्या है? दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डाइमैग्नेटिक, और कार्बोकैटायन में जरूर पढ़ना बेटा रीअरेंजमेंट का फॉर्म, रीअरेंजमेंट जरूर पढ़ना कार्बोकैटायन के केस में। और GOC का थर्ड GOC3, तो GOC3 में जो हम डिस्कस करेंगे वो, या कम से कम जो आपको पढ़ना है GOC3 में, वो होता है बेटा GOC3 का मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। कम से कम SN1, SN2, E1, E2, इतना तो जरूरी है जानना। किस किस का? एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल्स, इन दोनों का SN1, SN2, E1, E2, हाँ इलिमिनेशन वाया कार्बेनायन E1CB IIT का एक एडिशनल है जेई में। E1CB का रिएक्शंस यूजुअली जेई में देखा गया है। तो चैप्टर शुरू करने के पहले आज हम कम से कम इंफॉर्मेटिव बेसिक एप्लीकेशन IUPAC और स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इन सबों के बारे में क्या क्या जानना चाहिए हमने आइडिया दे दिया है। आपको तैयार होगा, तैयार कर लिए होंगे, बट शॉर्ट में किन किन चीजों पर ध्यान देते हुए बढ़ना है, दिस इज नीडेड। इसके अलावा जो भी बातें आपको लगता है कि ये सर ने नहीं बताया, दैट इज नॉट नीडेड। यूजुअली जो पूछा गया है, जो बताया हूं मैं, वो जो पूछा गया है उस पर डिस्कस किया है, एंड दैट इज नीडेड। क्या चाहिए, कितना और चाहिए, वो पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, वो इस समय जानने की जरूरत नहीं है। कम से कम क्या चाहिए, हम उसकी बात किए हैं। इनके बारे में किसी भी टॉपिक को ऐसा लगता है कि हमको एक बार देखना चाहिए या कहीं से थोड़ा सा रिवाइज करना है, इसके लिए आप हमारे एडुजेन इनहेरिट एक्सेलेंस के चैनल में जाइए, टॉपिक का नाम दीजिए, या जैसे जैसे
आप GOC1 डालिए, GOC2 डालिए, GOC3 डालिए, रिएक्शन मैकेनिज्म डालिए, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन डालिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालिए, उसमें जिस चैप्टर्स को जानना चाहते हैं, जिस पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहते हैं, सब आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जब भी आप खोल के देखेंगे आसान होगा। नहीं देखिए कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कम से कम इतना जरूर पढ़ लो बेसिक इंफॉर्मेशन। ये बातें आपके मेंस और नीट के लिए बहुत जरूरी है। हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्काइल, हैलाइड एसिड से क्या चाहिए, ये हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।